Hello students, today we'll start chapter number 5, Footprints Without Feet, as this chapter is written by H.G. Wells. First we'll have an introduction of this chapter. Can a man become invisible? This is a story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? Here in the story, ये एक story एक scientist के ऊपर है जिसका नाम है ग्रिफिन. यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है ये एक रेयर केमिकल डिस्कवर करता है जिसके जरिए कोई भी इंसान इनविजिबल हो सकता है एंड वो इंसान कैन बी इनविजिबल बट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली एट द सेम टाइम. तो हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि इनविजिबल होने के बाद क्या वो साइंटिस्ट इस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे से करता है या इस अपनी पावर का मिसयूज करता है. दैट्स वील फाइंड आउट ऑन दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. About the author, which is H.G. Wells, Herbert George Wells, who was born in 21st September 1866 and he died on 13th August 1946. वो एक English writer था. He was a prolific in many genres, writing dozens of novels, short stories, and works of social commentary, satire, biography, and autobiography. Even 2 books on recreational war games. ओके वो एक बहुत ही बेस्ट रिमेम्बर्ड थे जो कि साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते थे. उनकी मोस्टली जो राइटिंग थी साइंस से रिलेटेड होती थी और वो उसके लिए बहुत फेमस भी थे. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स पे काम किया इस चीज़ में एंड इसी वजह से ही वाज कॉल्ड, उनको बोला जाता था फादर ऑफ साइंस फिक्शन अलॉन्ग विद जूल्स वर्न एंड ह्यूगो गन्सबर्ग. इन इन लोगों का नाम भी उन्हीं के साथ जोड़ा जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था उनकी राइटिंग में. सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर लेट्स बिगिन द चैप्टर. The 2 boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? Here ये जो chapter का जो scene है वो start होता है 2 बच्चों से, 2 लड़के जो कि सरप्राइजिंगली एक पैरों के निशान को फॉलो करते हुए भाग रहे होते हैं. अब वो पैरों के निशान किसके हैं? यहाँ पे एक पैरों के निशान जिसमें सिर्फ निशान चलते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है. ओके अब यहाँ पे बात हो रही है उसी साइंटिस्ट ग्रिफिन की जो कि इनविजिबल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे किसी को नजर नहीं आ रहा है बट फिजिकली ही इज देयर. तो अगर वो मड या कीचड़ में चल रहा है तो उसके पैर के निशान वहाँ बन रहे हैं और वो बॉयज उसको फॉलो करते करते जा रहे हैं. अब वो देख रहे हैं कि लंदन के बीच की गलियों में उन कीचड़ में कौन है जो वहाँ पर चल रहा है. And where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. अब वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड हैं इस चीज़ को देख के. वो बार बार गौर करे जा रहे हैं कि कौन है जो उस पर चल रहा है. फाइनली उनको कोई नज़र नहीं आता. बस उनको क्या नज़र आता है? वो पैरों के निशान नज़र आते हैं जो कि पता ही नहीं चलते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं. एंड फुटप्रिंट्स जो कि एक के बाद एक के बाद एक और ऑटोमेटिकली उस पर चल रहे हैं. एंड देन जब वो गली के बाहर तक जाने की कोशिश करते हैं वो फाइनली क्या देखते हैं? द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब वो दोनों के दोनों लड़के जो हैं भागे जा रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत फैसिनेट हो रहे हैं बिकॉज दे वांट टू नो हु इज देयर एज अ रीजन ऑफ दिस फुटप्रिंट. लेकिन धीरे धीरे वो क्या देखते हैं कि वो मडी के इम्प्रेशन जो हैं वो फेंट होते जा रहे हैं. ओके धीरे धीरे हल्के हल्के पड़ते जा रहे हैं एंड फाइनली वो जो आदमी था वहाँ से डिसअपेयर हो गया. तो उसके पैरों के निशान भी डिसअपेयर हो गए. एज यू ऑल नो अगर कीचड़ में हमारे पैर लगते हैं तो हम उसको थोड़ी देर तक पैरों के जो निशान है जो मार्क है वो आपके फ्लोर पे लगते हैं, अदरवाइज फिर वो साफ हो जाते हैं एंड देन वो इट गेट्स फेंटेड. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. As I told you, ये जो पूरी की पूरी मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सिंपल है. सिर्फ इतना है कि वो हैरान जो लड़के थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने डिस्कवर कर लिया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करना है या गायब करना है. Griffin, the scientist, had carried out an experiment after experiment to prove the human body could become invisible. और यहाँ पे बताया गया है कि ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक्सपेरिमेंट करते गए एंड फाइनली उन्होंने जब तक ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करना नहीं सीख लिया तब तक वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए. फाइनली ही अचीव्ड हिज मिशन.
Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Through it also remained as solid as glass. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. अब फाइनली जब इतने एक्सपेरिमेंट के बाद उसको जो वो ड्रग फाइनली उसने बना लिया केमिकल, तो उसने अब क्या किया, उस ड्रग को ही स्वैलोड इट, उसको जो है उसने स्वैलो कर लिया एंड देन उसको खाने के बाद, उस केमिकल्स को स्वेलो करने के बाद उसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। ओके, अब उसकी जो बॉडी थी वो एक्चुअली एक ग्लास के जैसे थी, शीशे के जैसे थी, विच नो वन कैन सी। इससे पता चलता है कि वो जो ग्रिफिन था वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, एक ऐसा पर्सन था जो कानून पे विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं विश्वास करता वो हम फाइंड करते हैं। His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक बार वो जो ग्रिफिन थे उसके जो लैंडलॉर्ड थे जहाँ पे वो किराए पे रहता था, उसके लैंडलॉर्ड उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और एक बार उनको निकालने की उन्होंने कोशिश की। ओके, जैसे ही उन्होंने उसके लैंडलॉर्ड ने उसको अपने घर से निकालने की कोशिश की, तो उसने बदले में क्या किया, उनका पूरा घर जो है वो आग में जला दिया। अब क्योंकि आग में जलाने के बाद अगर वो भागेगा कैसे, वो उसको पकड़ सकते हैं, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो गायब हो चुका था, कपड़े उसने पहन रखे थे, वो उसकी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट थी, गायब हो चुकी थी, तो फाइनली उसने क्या किया, अपने कपड़े भी रिमूव कर दिए और वहां से वो भाग गया। उस सिचुएशन के बाद वो एक होमलेस वेंडर बन गया था, यानी एक ऐसा इंसान बन गया था जो इधर उधर घूमता रहता था और उसका कोई घर नहीं था, ना तो उसके पास कपड़े थे, ना ही उसके पास मनी थी, और वो पूरी तरीके से इनविजिबल था। ठीक है, वट अंटिल, और जब तक वो इनविजिबल रहता था लोगों को पता नहीं चलता था वो वहां पर है, जब तक कि उसका पैर किसी कीचड़ में ना पड़ जाए, क्योंकि कीचड़ में पड़ने के बाद फाइनली फिर उसको जब दूसरी जगह फ्लोर पे वो रखता था तो उसके निशान जरूर उसके पड़ जाते थे, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलता था कि वो साथ में खड़ा भी है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was a midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes. अब वहां से भागना, उन जब वो वहां से निकला और फाइनली उसके जो पैर कीचड़ में पड़े और बच्चे दो लड़के उसको फॉलो कर रहे थे, उन दो लड़कों की नजर से तो वो भाग गया लंदन में, लेकिन उसका जो एडवेंचर था वो ज्यादा दिन तक रहा नहीं, क्योंकि उसके लिए बहुत एडवेंचरस लग रहा था उसको कि गायब हो जाऊंगा तो सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन वो एडवेंचरस काफी टाइम तक रहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने लंदन की स्ट्रीट्स में घूमने का जो ऑप्शन चुना था वो भी बिना कपड़ों के, वो गलत टाइम चुना था, क्योंकि ये एक विंटर का सीजन चल रहा था, ठंड का सीजन था और बिल्कुल मिड विंटर था, हवा इतनी ठंडी थी कि अब बिना कपड़ों के वो ज्यादा टाइम जो है घूम नहीं सकता था बाहर, वो बहुत ही ऑब्वियस था। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब उसने क्या किया, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी तो उसने गलियों में घूमना बंद किया एंड फाइनली वो लंदन के एक स्टोर के अंदर चला गया, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो वहां गया थोड़ी उसको गर्मी मिल सके। जब वो उसके अंदर गया तो किसी ने नोटिस भी किया और फाइनली एक क्लोजिंग टाइम आया, जब सब कुछ बंद होने लग गया। जब क्लोजिंग टाइम आया तो सब दरवाजे करके जितना भी स्टाफ था वो वहां से चला गया, और उसके बाद जो ग्रिफिन था उसका जो है टाइम बहुत अच्छा भी था, क्योंकि अब उसको अपने आप को गर्म करने के लिए कपड़े पहन सकता था, वो अपने आप को जो है अगर उसको भूख लगे तो कुछ भी स्टोर पे से खा सकता था, और इन सब के लिए उसको पे भी नहीं करना है, तो ही वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो उसने क्या किया, उसने ओपन बॉक्सेस को तोड़ा, रैपर्स को निकाला और उनमें जो है अपने आप को, उन बॉक्सेस को तोड़ के ओपन किया, देन वहां से उनके रैपर्स खोले और कपड़े निकाल के आराम से उसने गरम गरम कपड़े जो थे वो पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed invisible man. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब फाइनली थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि
उसने पूरे कपड़े पहन लिए, शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिए और उसने हैट पहन ली, ठीक है। देन वो पूरी तरीके से ड्रेस्ड हो गया। जब उसने पूरे कपड़े पहन लिए तो अब वो स्टोर के अंदर एक विजिबल पर्सन था। फिर उसके बाद वो वहाँ से किचन में गया और किचन रेस्टोरेंट के किचन में जाके उसने क्या देखा, एक कोल्ड मीट वहाँ पड़ा हुआ था, कॉफ़ी थी वहाँ पे और भी खाने के लिए कुछ सामान था जिसको उसने बहुत अच्छे से खाना खाया। एंड देन फाइनली ही हैड स्वीट्स, उसने स्वीट्स पी ली और उसने अपनी ठंड मिटाने के लिए ही हैड अ वाइन ओवर देयर, उस ग्रॉसरी स्टोर से उसने वाइन भी पी। Finally, he settled down to sleep on a pile of quills. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. लेकिन अब फाइनली क्या हुआ, जब उसने खाना वाना खा लिया, देन ही स्टार्टेड टू स्लीप। अब उसने सोने के लिए क्या किया, ब्लैंकेट निकाले और ब्लैंकेट में सो गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, आगे भी शायद सब कुछ ठीक होता, लेकिन अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता टाइम से उठना, वो टाइम से एक्चुअल में उठ नहीं पाया। और हुआ क्या उसके साथ, as it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब जब वो सो रहा था तो सुबह जल्दी उठ के वो वहाँ से बाहर नहीं गया और अपने आप को उसने बाहर तो नहीं जा सकता था क्योंकि लॉक था, लेकिन वो अपने आप को, जो वो इनविजिबल था नहीं रहा था क्योंकि कपड़े पहन लिए थे, तो वो सुबह जल्दी उठ के अपने आप को इनविजिबल कर सकता था, लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया। वो सोता रह गया और सुबह सुबह मॉर्निंग में स्टोर के जितना भी स्टाफ मेंबर्स थे वो सारे आ गए। और जब जितने भी असिस्टेंट्स वहाँ पर आए मॉर्निंग में, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए उसको कि ये कौन यहाँ पर सो रहा है। एंड देन जब उसने इतने सारे लोगों को देखा कि इतने सारे लोग उसके पास आ रहे हैं, तो वो घबरा गया और घबराहट में उसने क्या किया, भागना शुरू किया। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by cooking, quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब फाइनली जैसे ही वो भागने लगा तो बहुत नेचुरल था कि और लोग भी उसको चेस करने लगे, उसको पकड़ने लगे। और बहुत देर भागते भागते उसने अब क्या किया, अपने जो नए कपड़े पहने हुए थे वो उसने उतार दिए और जैसे ही उसने कपड़े उतारे तो वो अगेन उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई। अब किसी को नजर नहीं आ रहा था। अब उसने फाइन दोबारा से अपने आप को इनविजिबल कर लिया था, लेकिन कोई उसको पकड़ तो नहीं पा रहा था। लेकिन जनवरी की बिल्कुल ठंड में एकदम चिल एयर जहाँ पे थी, उसने अपने आप को बिना कपड़ों के बिल्कुल नेकेड कर लिया था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not any clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक में जाएगा जहाँ पे कि थिएटर्स का सामान लेते हैं लोग बाग। तो इस आशा में, इस होप में वो वहाँ पे गया था कि उसको सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि उसको वहाँ पे अपने फेस को छुपाने के लिए कुछ सामान मिल जाएगा। जैसे कि अगर वो इनविजिबल है तो उसकी बॉडी तो किसी को नजर नहीं आ रही, सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन कपड़े के बीच में जो फेस होता है वो नजर नहीं आता। तो उसने क्या डिसाइड किया कि कुछ उसको फेस बनाने के लिए मिल जाएगा, सो दैट वो जहाँ पे एम्प्टी चीजें हैं उसके शोल्डर के ऊपर जो उसका फेस है उसको, या वो हैट पहन ले या एक नकली नोज लगा ले, सो दैट वो एक प्रॉपर इनविजिबल आदमी भी नजर आ सके। So shivering with cold, he hurried to Drury Lane, center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy white whiskers and a large hat. अब वो उसके अंदर गया, चूंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी तो पूरा शिवर कर रहा था ठंड से। वो ड्यूरी लेन के अंदर गया, इन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। थोड़ी ही देर में उसको शॉप मिल गई, ठीक है। और शॉप मिलने के बाद उसने सीधा अपने रास्ते से वहाँ पे गया एंड देन इनविजिबली वो अपस्टेयर्स ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ा एंड देन वहाँ पे जाकर थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर आ गया वहाँ पे। वहाँ पे उसने बैंडेजेस लगा लिए अपने फॉरहेड के ऊपर, उसने डार्क ग्लासेस पहन लिए, सन ग्लासेस जो कि कोई आंखें ना देख पाए, एक नकली नोज उसने लगा ली और उसने एक विस्कर्स यानी मूछी जो है बिग बुशी जो साइड विस्कर्स थी वो लगा के और एक लार्ज हेड जो थी अपने सर के ऊपर पहन ली। To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब वहाँ से फिर उसने क्या डिसाइड किया, सामान लिया तो अब उसका टारगेट ये था कि किसी को बिना बताए वो वहाँ से भाग जाए, तो बिना किसी को नजर में आए, बिना किसी के पकड़ में आए। तो वो फाइनली क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से जो शॉपकीपर है उसको पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और उसको अटैक करने के बाद उसका सारा पैसा लूट लेता है
और वहाँ से भाग जाता है। अब वो उस क्राउडेड लंदन से भागना चाहता है, क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह है जो बहुत क्राउडेड है, सब जगह आपको लोग नज़र आएँगे। तो क्योंकि अब वो लंदन से भागना चाहता है, तो फाइनली क्या डिसाइड करता है कि एक आइपिंग विलेज है, एक गाँव है, वहाँ पर वो चला जाए। तो एक ट्रेन वो पकड़ता है और वो ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँचता है। वहाँ पे वो 2 कमरे बुक करता है लोकल इन में, एक लोकल सी जगह पे 2 कमरे जो है वो बुक करता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज़ इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। अब यहाँ पे उस गाँव के अंदर इतनी सर्दी में एक स्ट्रेंजर, एक अनजान इंसान का वहाँ पहुँचना एक बहुत ही अलग सी बात थी। कोई भी जो लोग थे, इस तरीके के स्ट्रेंजर को वहाँ पे यूजुअली कोई नहीं जाता था उस गाँव में इतनी ठंड में, लेकिन वो जब वहाँ गया तो लोग बहुत हैरान से थे। एक तो वो बहुत ही अजीब सी अपीयरेंस में था, पूरी हैट पहन के रखता था, ग्लासेस लगा के रखता था, तो लोग उसको देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये कौन स्ट्रेंजर है जो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे सेट ऑल टंग्स वेगिंग का मतलब है कि लोगों को बातें करने का एक टॉपिक मिल गया था इस बारे में। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." Solitude. अब यहाँ पे एक नाम आया है मिसेज हॉल। मिसेज हॉल इज अ कैरेक्टर इन दिस चैप्टर हु इज द ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड्स वाइफ। यहाँ पे आईपिंग में जो उसने कमरा बुक किया था, उसका जो लैंडलॉर्ड था, उसकी बीवी का नाम था मिसेज हॉल। तो मिसेज़ हॉल ने जब उसको देखा, वो वहाँ पर आया, तो वो कोशिश कर रही थी उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की, उसको जानने की कि वो कौन है। लेकिन मिस ग्रिफिन ने ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं दिया जिसमें वो बात कर सके, बल्कि उसने मिसेज़ हॉल को बोल दिया कि मेरा रीज़न कि मैं आइपिंग में आया हूँ सिर्फ इतना है कि मैं अकेलापन चाहिए। आई नीड द लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड। तो मुझे नहीं, आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. और उसने जब उसको बहुत ही रूडली बोला कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई भी डिस्टर्ब करे, हालांकि मुझे एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस जो है वो इफेक्ट हो गया था, और ये बात उसने उसको बताई। अब ये सुनने के बाद जो मिसेस हॉल थी, वो थोड़ी सी उसको वहम हुआ कि ये है कौन। लेकिन जब उसने ये सुना कि ये एक साइंटिस्ट है, तो वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि ये कोई कोई बुरा आदमी नहीं हो सकता, ही इज़ अ साइंटिस्ट। एंड और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसने सारा रूम का जो रेंट था वो एडवांस में पे कर दिया था। तो ये सुन के मिसेस हॉल को वैसे भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसने उसकी जो अजीब सी हरकतें थी, जिस तरीके से वो इरिटेबल, बहुत गुस्से में उसको रिप्लाई कर रहा था, तो उसने उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Now, class, here उसने अब क्या हुआ कि जो उसने पैसे चुराए थे उसने एडवांस में भी दे दिए, और वो चुराए हुए जो स्टोलन मनी थी वो काफ़ी टाइम तक नहीं चली। फाइनली एक टाइम ऐसा आया कि जब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए। अब जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसको पता था उसके पास बिल्कुल भी कैश नहीं बचा है, तो अब वो क्या एक्टिंग करने लगा। ही स्टार्टेड प्रिटेंडिंग, उसने प्रिटेंडिंग करने लगा मिसेस हॉल को कि किसी भी मोमेंट उसका चेक जो है वो मिलने ही वाला है, और जैसे ही उसको चेक मिलेगा तो वो किराया जो है वो पे कर देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk without making any noise, and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. Now, class, here let's check out the difficult word meanings. Clergyman is basically a male priest, एक ऐसा पुजारी, ठीक है, उसको हम क्लर्जीमैन कहते हैं जो रिलीजियस वर्क करता है। हेयर क्लास, अब ये बताया जा रहा है कि हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने बोला कि कभी भी मुझे जो है चेक मिल सकता है। थोड़ी ही टाइम बाद एक अजीब सा क्यूरियस सा जो एपिसोड था वो हो गया। अब वो क्या था कि सुबह सुबह जो प्रीस्ट था, क्लर्जीमैन था, उसके घर में एक अजीब सी घटना घटी। ओके, और हुआ क्या कि उसके स्टडी रूम से आवाज़ें आ रही थी, प्रीस्ट के स्टडी रूम से आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें सुन के प्रीस्ट और उसकी वाइफ सुबह सुबह उठ गए। अब उसके बाद वो भागते हुए डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे उतरे,
और जब वो नीचे उतरे तो उनको क्या नजर आया कि उनके स्टडी रूम में से किसी के पैसों की आवाज आ रही है। ठीक है, तो पैसे को उठा रहा है तो उसकी आवाज उनको आने लगी, क्लर्जी मैन की डेस्क में से जैसे कोई पैसे निकाल रहा है। तो उसने क्या किया, बिना आवाज करे, जो उसके हाथ में एक पोकर था, पोकर इज बेसिकली कि जहाँ पे फायर बना होता है और वहां से पोकर को हिलाते हैं ये सब। पोकर इज बेसिकली काइंड ऑफ स्टिक। अगर आपने कोई आग बनी हुई है और आग में हाथ तो डाल नहीं सकते, तो यू विल एडजस्ट द फायर विद अ पोकर। तो वो पोकर से उसने क्या किया, दरवाजे को खोलने की कोशिश की। फाइनली उसने ही ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, उसको पकड़ा, एंड द दरवाजा उसने जैसे ही खोला तो उसने सीधा क्या बोला, सरेंडर, मुझे सरेंडर कर दो। क्योंकि उसको लग रहा था कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है, जब ये आवाज आ रही है पैसे की और उसको लग रहा था कि कोई पैसे चुरा रहा है, तो उसने फटाफट से ओपन करते हुए बोला जैसे उसने सामने किसी को पकड़ लिया हो, एंड ही सेड सरेंडर कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वो अंदर घुसकर बोलते हैं कि हमारे अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तो वो हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने उनको रूम में कोई नजर नहीं आता, रूम एकदम खाली था। वहां पे प्रीस्ट और उसकी वाइफ जो है वो हैरान हो जाते हैं, वो सब जगह ढूंढने लगते हैं कि कौन है। वो डेस्क के अंदर देखते हैं, कर्टन हटा के देखते हैं, चिमनी के ऊपर भी देखते हैं, लेकिन किसी भी इंसान का कोई साइन उनको नजर नहीं आता। और थोड़ी देर में उनकी नजर पड़ती है डेस्क के ऊपर, जो कि डेस्क उनका ओपन था, और वहां पे जो हाउस कीपिंग का पैसा रखा हुआ था वो मिस हो गया, वहां से वो चोरी हो गया। फाइनली उनको पता चला कि उनकी चोरी हो चुकी है घर से। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. क्लर्जीमैन जो है उस बात को बोलने लगा कि ये तो बहुत ही अजीब सी चीज हो गई, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई। और पूरे दिन जो क्लर्जीमैन था वो ये ही बोलता रहा, लेकिन एक्चुअल में वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना भी नहीं हुआ था जितना कि मिसेस हॉल का बिहेवियर था। मिसेस हॉल के साथ उसी दिन, उसी मॉर्निंग, थोड़े टाइम बाद उसके फर्नीचर में कुछ अजीब सी हरकत होने लगी, जो कि इस घटना के बिल्कुल ही और भी ज्यादा अजीब थी। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. अब होता क्या है, जो लैंडलॉर्ड है वो और उसकी वाइफ मिसेस हॉल जो है वो सुबह सुबह बहुत जल्दी ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है। और वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि साइंटिस्ट का दरवाजा पूरी तरीके से खुला हुआ है, वाई इट इज ओपन, क्योंकि ये तो हमेशा लॉक रहता है, हमेशा बंद रहता है। अब ये देखकर कि अगर उसका दरवाजा खुला हो तो ये सुन के जो साइंटिस्ट है वो हमेशा बहुत गुस्सा हो जाता है, तो आज ये कैसे खुला हुआ है। और उसको पसंद भी नहीं है कि उसके रूम के अंदर कोई आए, तो वाई ही इज ओपन डोर। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड around the door, so saw nobody and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about. अब यहाँ पे वो क्या देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी जो उनको नजर आ रही थी वो ये थी, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी मिसेस हॉल को कि दरवाजा खुला हुआ है। ये अपॉर्चुनिटी वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वो हमेशा से उस स्ट्रेंज आदमी के बारे में जानना चाहती थी कि वो इतना स्ट्रेंज क्यों है। तो उसने क्या किया, उन दोनों ने उसके घर की तरफ, अंदर की तरफ झांका दरवाजे से। जब उन्होंने झांका तो उन्होंने देखा कि कोई भी घर रूम के अंदर नहीं है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा करते हैं अंदर चल के इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अंदर क्या है। वहां पे जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो बेड क्लोथ से जिस पे बेड पे वो सोता है वो ठंडा पड़ा था। और उससे पता चल रहा था कि साइंटिस्ट को काफी टाइम हो गया उठे हुए, क्योंकि अगर वो सो रहा होता और जस्ट अभी उठा होता तो उसका बेड गर्म होता, लेकिन वो बेड काफी ठंडा था। तो उनको पता चल गया कि इसको काफी देर हो गई उठे हुए। और बहुत अजीब सा लग रहा था कि वहां पर उसके जो कपड़े थे वो पड़े हुए थे, बैंडेजेस जो कि वो हमेशा पहन के रखता था वो फैले हुए थे पूरे के पूरे रूम में। ओके, सारी चीजें फैली हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। और थोड़ी ही देर में, अब स्निफ बेसिकली एक ऑडिबल साउंड होता है जो कि जब आप छींकते हैं या इस तरीके का साउंड आता है। तो थोड़ी देर में मिसेस हॉल को एक स्निफ की आवाज आती है बिल्कुल अपने कान के पास, और वो बहुत हैरान हो जाती है। हालांकि वो रियलाइज करे कि आवाज कहाँ से आ रही है, इतने ही थोड़ी ही देर में जो एकदम से क्या होता है, वो जो हैट जो नीचे पड़ी होती है, द हैड ऑन द बेड पोस्ट लैपटॉप एंड डैश एक्सेप्ट इनटू हर
फेस। इतने में क्या होता है, वो जो हैट पड़ी होती है उसकी, साइंटिस्ट की, मिस्टर ग्रिफिन की, वो एकदम से उछल के ऊपर आती है और उसके फेस पे लगती है, और उसके फेस पे बहुत जोर से चोट उस टाइम पे लग जाती है। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस